सर, उपचुनाव है। उपचुनाव के अंदर सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है वो हनुमान बेनीवाल की सीट की हो रही है, कीमसर विधानसभा, जहाँ से जब से सीट बनी है उसके बाद में बीजेपी है वो एक बार भी चुनाव जीत नहीं पाई है। हनुमान बेनीवाल या उनके परिवार से कोई भी सदस्य होता है वो चुनाव जीतता है। इस बार आपको क्या लगता है कि उस सीट पर बीजेपी को कितना बड़ा चैलेंज है? एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल या उनकी जो पार्टी है वो, क्योंकि वो हनुमान बेनीवाल सीधे तौर पर सर यही कह रहे हैं कि साहब मेरी राजस्थान के अंदर कोई दुश्मन नंबर 1 पार्टी है तो बीजेपी। अचानक ही मेरे पास में एक लेटर आया, उसमें यह बताया गया कि साहब आप अपना जन्मदिन है वो बाड़मेर मनाने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद तमाम तरीके से कयास लगाने लगे कि साहब सतीश पूनिया जी अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है, इस तरीके से अपना जन्मदिन है वो बाड़मेर क्यों मनाने आ रहे हैं। उसके बाद में ऐसा कहा जा रहा है कि संघ हो या बीजेपी हो वो आपको इस तरीके से प्रमोट करना चाहती है कि राजस्थान के अंदर, क्योंकि बीजेपी के पास में बड़ा कोई चेहरा नहीं है, इसीलिए आपको प्रमोट करने के लिए क्या वेस्टर्न राजस्थान, जहां पर बाड़मेर जैसलमेर वो सीट है जहां से आप लोकसभा के प्रत्याशी है वो चुनाव हार गए हैं, चाहे राहुल कसवा की बात की जाए, इन तमाम चीजों को लो इसीलिए आपको नए तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। ये उसी का सारा हिस्सा है। आप ये तो मानते हैं कि लोकसभा चुनाव के अंदर जो जाट वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं खिसक गया है बीजेपी से, जैसा कि मतलब 20 सालों से देखा गया था। जब से अटल जी की सरकार थी उसके बाद में जाट वोट बैंक है वो बीजेपी के साथ में जुड़ गया था। ये पहला लोकसभा चुनाव था जहां पर आप सरकार है। अब सोचिए 2019 के 18 के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर भी 25 की 25 सीटें जीते, लेकिन इस बार इस तरीके के हालात हो गए। राजस्थान की राजनीति से दूर किया गया है। दूसरा, कुछ लोग ये कह रहे थे कि साहब हरियाणा जैसा टफ प्रदेश है, वहां पर बीजेपी 15 या 20 सीटें नहीं आएगी, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग चाहते हैं कि साहब के सतीश पूनिया के कैरियर के अंदर कोई ना कोई दाग लग जाए और वहां पर हार है और उसका ठीकरा है वो आप पर फूट जाएगा। उसके बाद में ये भी तमाम, क्योंकि मैं आपका एक इंटरव्यू भी देख रहा था, उसके अंदर आपने कहा था कि भाई मेरे को देश निकाला थोड़ी दिया गया है, कोई भी हरियाणा ही तो भेजा गया है। गमछा डांस इसी ने, मतलब लोकसभा चुनाव के अंदर इसी प्रचार प्रसार ने राजस्थान के अंदर कांग्रेस को 8 सीटें और इंडिया गठबंधन को 11 दिला दी। जब लोकसभा, आप विधानसभा का चुनाव हारे तो उसके बाद में लोकसभा चुनाव की बारी आई तो लोगों ने, ये आपके आसपास के लोगों ने और इस बात को लेकर कयास लगाना शुरू किया कि साहब सतीश पूनिया जी अजमेर से चुनाव लड़ सकते हैं या जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ सकते हैं, और उसके बाद में लोकसभा की जो सीटें थी वो डिक्लेयर होगी, और उसके बाद में राज्यसभा की बारी आई। फिर आपका नाम आ गया कि नहीं सतीश पूनिया को पार्टी है वो राज्यसभा से भी। अब सर आमेर का जब रिजल्ट आया था उसके बाद में आपने एक मैसेज किया था सोशल मीडिया अकाउंट से कि मतलब राजनीति को लेकर तमाम तरीके से, वो दिन और आज का दिन कितना बड़ा बदलाव हो गया तरीके से कयास लगाने साहब के सतीश पूनिया आने वाले समय के अंदर महासचिव बनेंगे, ये बनेंगे। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से आप इसी तरीके से हर जगह सक्रिय होंगे और जाट चेहरे के तौर पर आपको प्रोजेक्ट किया जाएगा। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा, आप राजस्थान तक देख रहे हैं। हरियाणा चुनाव के सफल रणनीतिकार सतीश पूनिया का जन्मदिन है और सतीश पूनिया अपना जन्मदिन मनाने के लिए बॉर्डर आए हैं, और जब उनका कार्यक्रम आया तो तमाम तरीके से कयास लगाए गए, और सुबह सुबह ही सबसे पहले हम उनके जन्मदिन पर इंटरव्यू कर रहे हैं और उनसे तमाम वो सवाल पूछेंगे जो राजस्थान की जनता है वो जानना चाहती है। सर 2 दिन पहले जब मैं देख रहा था, अचानक ही मेरे पास में एक लेटर आया, उसमें यह बताया गया कि साहब आप अपना जन्मदिन है वो बाड़मेर मनाने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद तमाम तरीके से कयास लगाने लगे कि साहब सतीश पूनिया जी अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है, इस तरीके से अपना जन्मदिन है वो बाड़मेर क्यों मनाने आ रहे हैं। क्योंकि आमतौर पर आप जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब भी आपने ऐसा कोई जन्मदिन को लेकर बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर को चुनने के पीछे क्या कुछ वजह रही? देखिए, मैं तो राजनीति में सीधा सहज और सरल व्यक्ति हूँ, एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ, और ये बात दीगर है कि काम करते करते बहुत सारे लोगों की दुआएं मिलती हैं, उनका आशीर्वाद, शुभकामनाएं मिलती हैं, और इसलिए एक जन्मदिन कभी कार्यकर्ता अपनी मंशा से ही मनाते हैं। मैं अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लेता, लेकिन कोशिश करता हूँ कि कार्यकर्ता जन्मदिन को बहुत भव्यता की बजाय सामान्य तरीके से इसको सेलिब्रेट करें और मकसद से हो, और वो प्रेरणा प्रधानमंत्री जी से मिलती है। मैं पिछली बार, केवल पृष्ठभूमि के लिए बता दूं कि मैं पिछली बार आदिवासी क्षेत्र में था, जनजाति क्षेत्र की हमारी बालिकाओं की सुकन्या समृद्धि के खाते से हमने शुरुआत की, और आज वो पूरे राजस्थान में एक मिशन बन गया। मैं उसको कंटिन्यू करना चाह रहा था। हर प्रदेश का अपना एक भूगोल और एक सामाजिक परिस्थितियाँ होती हैं। जनजाति क्षेत्र का महत्व है तो फिर सीमा क्षेत्र का भी अपना महत्व है, इसको उस तरीके से समझने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि राजनीति नारों की नहीं सरोकारों की होनी चाहिए, और इसलिए हम लोग राजनीति के लोग बेशक हैं लेकिन समाज के लोग पहले हैं, और समाज में भी
हम लोग जब अग्रणी हैं तो लोग हमें देखते हैं, हमारे आचरण को, हमारे काम को। तो मैं समझता हूं कि हमारी नई पीढ़ी कुछ भी सीखे, कुछ भी करे, बजाय किसी तरीके के सेलिब्रेशन के और फिजूल खर्ची के। तो तय ये किया था कि इस बार सीमा क्षेत्र पर मनाएंगे। दूसरा, बॉर्डर का अपना महत्व है। सीमा के लिहाज से प्रधानमंत्री जी ने उसको काफ़ी प्रमोट भी किया है। बॉर्डर टूरिज्म की आजकल खूब चर्चा होती है। सीमा क्षेत्र पर जो बस्तियां हैं उनके उत्थान के लिए काम करने के लिए सरकार काम करती है। तो हमने इस बार दो काम हम यहाँ करेंगे। एक तो सुकन्या समृद्धि के खाते हम लोग जो नवजात कन्याएं हैं उनके यहाँ खोलेंगे सीमा क्षेत्र पर। दूसरा, जो हमारा बॉर्डर है गडरा रोड, उस पर जन्मदिन के 60 पेड़ हम लोग बीएसएफ के सहयोग से लगाएंगे। तो इस पर कोई सियासत नहीं थी, कोई राजनीति नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि हम अपने किसी भी जो उत्साह का, उमंग का दिन है, उसमें कोई ना कोई संकल्प लेकर, और प्रधानमंत्री जी ने एक रास्ता दे दिया, एक पेड़ माँ के नाम। तो एक पेड़ माँ के नाम, सुकन्या समृद्धि योजना, और कुछ लोग रक्तदान के जरिए भी ये काम करेंगे। तो एकदम सपाट सा मेरा सवाल, आपके सवाल का जवाब है कि इसमें कोई सियासत नहीं है। सामान्य तौर पर, क्योंकि मैं समाज का व्यक्ति हूँ, प्रदेश में मैं राजनीति में काम करता हूँ, इसलिए अपने कार्यकर्ताओं के मोटिवेशन के हिसाब से मैंने ये निर्णय लिया। राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि राजस्थान में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हुए उसके बाद में जाट वोट बैंक है वो बीजेपी से खिसक कर कांग्रेस के साथ में चला गया, और अभी जिस तरीके से आपने हरियाणा में के अंदर बीजेपी को जीत दिलाई है, उसके बाद में ऐसा कहा जा रहा है कि संघ हो या बीजेपी हो, वो आपको इस तरीके से प्रमोट करना चाहती है कि राजस्थान के अंदर, क्योंकि बीजेपी के पास में बड़ा कोई चेहरा नहीं है, इसीलिए आपको प्रमोट करने के लिए क्या वेस्टर्न राजस्थान, जहां पर बाड़मेर जैसलमेर वो सीट है जहां से आप लोकसभा के प्रत्याशी है वो चुनाव हार गए हैं, चाहे राहुल कसवा की बात की जाए, इन तमाम चीजों को लो, इसीलिए आपको नए तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, ये उसी का सारा हिस्सा है। मैंने कहा ना कि उसमें सियासत कुछ नहीं है। जहां तक हरियाणा का प्रश्न है, हरियाणा की जीत हरियाणा की जनता की और कार्यकर्ताओं की जीत थी, और प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व की जीत थी कि उन्होंने जो नीतियां लागू करी उसका धरातल पर असर था और उसके कारण हम लोगों को एक सहूलियत मिली। हरियाणा की जीत में जैसे आपने किसान कौम की बात करी, लेकिन वहाँ की जीत इस बार की और ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए कि वो समग्रता लिए हुए हर 36 कौम का वोट बीजेपी को मिला, और जो तथाकथित तरीके से जो क्षेत्र कहे जाते थे वहाँ भी हमने अच्छी संख्या में सीटें भी जीती हैं और अच्छे प्रभावी तरीके से वो सीटें जीती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मैं कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के नाते मैं पार्टी के लिए करूँ, समाज के लिए करूँ, और उसमें कोई गॉसिप लोग निकालते हैं, कोई चर्चा निकालते हैं तो अलग बात है। सच्चाई के लिए थोड़ा बहुत आप ये तो मानते हैं कि लोकसभा चुनाव के अंदर जो जाट वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं खिसक गया है बीजेपी से, जैसा कि मतलब 20 सालों से देखा गया था। जब से अटल जी की सरकार थी उसके बाद में जाट वोट बैंक है वो बीजेपी के साथ में जुड़ गया था। ये पहला लोकसभा चुनाव था जहां पर आप सरकार है, अब सोचिए 2019 के 18 के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर भी 25 की 25 सीटें जीते, लेकिन इस बार इस तरीके के हालात हो गए। देखिए, हर चुनाव की अपनी एक तात्कालिक परिस्थिति होती है, वहाँ की इक्वेशंस होती हैं, इसलिए हार जीत के कई मायने होते हैं। जीत के भी कई फैक्टर होते हैं और हार के भी कई फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर कभी भी नहीं होता, लेकिन मैं इस बात पर अभी भी कायम हूँ कि आप यदि पोलिंग स्टेशंस देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूंसीज देखेंगे, हार सकते हैं लेकिन हमें हर कौम का वोट मिलता है। इसलिए ये हम कतई नहीं कह सकते कि, क्योंकि बीजेपी की आज जो स्थिति है, कांग्रेस डिपेंडेंट है अपने वोट बैंक पर। जाति, पंथ और मजहब की राजनीति कांग्रेस करती है, बीजेपी सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बात करती है, मोदी जी के सबका साथ सबका विकास की बात करती है। तो भले ही कम मिले होंगे, लेकिन हरियाणा से लेकर राजस्थान तक हमें हर पोलिंग स्टेशन पर अच्छा वोट मिला है। और कुल मिलाकर राजनीति किसी भी तरीके से हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये समय है कि जो समाज में भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो आइडियोलॉजी है उसमें सबको साथ लेकर हम लोग चलें तो ये हमारी सफलता है। मुझे लगता है बीजेपी उसी दिशा में काम करती है। हरियाणा की बात की जा रही है, जब आपको हरियाणा का प्रभारी बनाया गया उस समय इस तरीके से कयास लगाए गए कि राजस्थान की राजनीति से दूर किया गया है। दूसरा, कुछ लोग ये कह रहे थे कि साहब हरियाणा जैसा टफ प्रदेश है, वहां पर बीजेपी 15 या 20 सीटें नहीं आएगी, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग चाहते हैं कि साहब के सतीश पुनिया के कैरियर के अंदर कोई ना कोई दाग लग जाए और वहां पर हार है और उसका ठीक रहा है वो आप पर फूट जाएगा। उसके बाद में ये भी तमाम, क्योंकि मैं आपका एक इंटरव्यू भी देख रहा था, उसके अंदर आपने कहा था कि भाई मेरे को देश निकाला थोड़ी दिया गया है, कोई भी हरियाणा ही तो भेजा गया है। जी बिल्कुल सही कहा। राजनीति में और खासतौर पर जो संगठन के लोग होते हैं, विचार के लोग होते हैं, उनकी भूमिका पार्टी तय करती है और ये कभी भी नहीं होता, पार्टी कभी नहीं चाहती कि उसके किसी कार्यकर्ता का, नेता का हित हो। ये भूमिका की बात है और मैं तो इस बात से खुश हूँ कि पार्टी ने मुझे एक चुनौतीपूर्ण काम दिया और चुनाव में जीता भी हूँ, हारा भी हूँ और मैंने
अटल जी का अनुयायी हूँ, तो जो अटल जी की एक कविता थी वो हमेशा इंस्पायर करती है, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही। और इसलिए हरियाणा को हमने स्वीकार किया और आनंद आया कि हरियाणा की जीत से पार्टी के कार्यकर्ताओं में, देश भर के समर्थक और शुभचिंतकों में एक बहुत सकारात्मक तरीके का एक संदेश गया है, जो महाराष्ट्र और झारखंड में पार्टी के लिए एक संजीवनी का काम करेगा। सर, हरियाणा चुनाव की बात की जाए, जैसे ही चुनाव की लेकर तमाम तैयारी चल रही थी, इसी दरमियान आपकी तबीयत खराब हो जाती है, पेट के अंदर कुछ दिक्कत हो जाती है, उसके बाद में आपने कितने दिन तक सहन किया और आपको इस बात की कितनी टेंशन हो गई? और जब मैं देख रहा था कि जैसे ही जिस दिन पोलिंग हो रही थी, आप वहां से उठकर आए और आपने देखा एक जगह पर जहां पर तमाम कार्यकर्ता बैठे थे, उनसे फीडबैक लिया कि किस तरीके से पोलिंग हो रही है, तमाम तरीके से, वो वाकया आपके लिए कितना, थोड़ा सा मतलब वो सारा माहौल, वो टाइमिंग कैसे गुजरा तमाम चीजों को लेकर? देखिए, मुझे लोकसभा में पार्टी ने जिम्मेवारी दी थी हरियाणा के लोकसभा चुनाव की, और उस चुनाव में हम लोगों ने तो कहा कि बीजेपी 5 सीटें हार गई, हमने कहा 5 सीटें जीत गई, और वहीं से हमारी बुनियाद शुरू होती है। तो लोकसभा विधानसभा के बीच में एक अच्छी रणनीति हम लोगों ने अख्तियार की, केंद्र का निर्देश था, एक अच्छी प्रभारियों की हमारी टीम थी और टीम हरियाणा के साथ मिलकर काम किया। तो एक जुनून था कि प्रतिकूलता में भी हम लोग परिणाम दें, और उसी की शुरुआत थी। तो एक जज्बे के साथ काम किया। स्वाभाविक तौर पर जब आप कोई अच्छा परिणाम चाहते हैं तो आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुछ चैलेंजेस आपके सामने होते हैं। तो वैसा ही था। डॉक्टर के मुताबिक कभी बीच में ऐसे दर्द होता रहा होगा, लेकिन उस दिन एक्सट्रीम था, पोलिंग से कैंपेन से एक दिन पहले। और जब हॉस्पिटल गया, मैं इंसान हूं तो एक बार मुझे भी बेचैनी जरूर हुई थी, और जब डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी करनी पड़ेगी तो मेरे पास कोई उपाय नहीं था। डॉक्टर ने कहा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। मैं सर्जरी पे गया। सर्जरी से इसलिए डर रहा था कि मेरे को 2 दिन और काम करना था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको आराम करना पड़ेगा। पर जिस दिन पोलिंग थी, ये 2 दिन पहले की बात है, तो मुझे लगा कि जब कार्यकर्ता काम अच्छा कर रहे थे, वॉर रूम था, पर पोलिंग की जो धीरे शुरुआत धीमे हुई थी, तो उससे थोड़ी आशंका हो रही थी। तो मैं खुद मॉनिटरिंग के लिए गया था वहाँ, 1 घंटे रुका, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया, और उससे 2 से 5% वोटों का अच्छी मॉनिटरिंग से उस वॉर रूम में बैठ के हम लोगों ने इजाफा कर लिया, तो जीत का कारक भी बना। तो इसलिए स्वाभाविक तौर पर जब आप लीडर हैं या एक कार्यकर्ता अच्छे हैं, तो लोग आपको देखते हैं कि इसका कंडक्ट क्या है, किस मौके पर क्या काम करता है। तो मेरे लिए एक जीवन की मिसाल बन गई कि शायद ईश्वर ने मुझे प्रेरित किया, पार्टी के काम ने प्रेरित किया कि परिणाम सुखद आया, तो वो जो बाकी दर्द था वो खत्म हो गया। सर, जब पोलिंग हो गई थी उसके बाद में तमाम तरीके से मीडिया रिपोर्ट के अंदर इस बात को लेकर दावा किया जा रहा था कि साहब हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बन रही है, बीजेपी को महज 20 से 25 सीटें। आपने जब रिजल्ट आए, सुबह 8 से 9 बजे का एक समय था और एक 9 से लेकर बाकी वाला समय था, क्या आपको कॉन्फिडेंस था या आपके पास में क्या कुछ रिपोर्ट थी, और इन तमाम चीजों पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, 14, 19 और 24 इस फिगर को कोई देखेगा तो कॉमन फिगर ये था कि हम 30-35 सीटें आसानी से जीत सकते हैं, और थोड़ा सा और कोशिश करेंगे तो हम कांग्रेस के मुकाबले में खड़े हो सकते हैं। एक अच्छी रणनीति और संगठन का हमारा जो नीचे तक जो दायरा था उसको ठीक करना था, कैंपेन ठीक करना था, टिकट का सिलेक्शन ठीक करना था, और एक अच्छी रणनीति के साथ आगे बढ़ना था। उस परिस्थिति में मुझे लगता है कि हम लोगों ने, जो हमारा एक जुनून था कि परिणाम दें, तो लोगों को लगता था कि बीजेपी गॉन केस है, बीजेपी को अंडर एस्टिमेट किया। लेकिन आप देखिए, वो 5 सीटें जीतना, उन 5 सीटों में भी 44 सीटों पर लीड करना, 14 की सरकार में 47 का मैंडेट, 19 की सरकार में 40 सीटों पर हम लोगों ने लीड, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, 37 पे सेकंड पे थे। तो कुल मिलाकर मतलब 40 से 44 आना शुरुआत वहीं से हो गई थी। बिल्कुल बेस वही था कि हम लोग अच्छी तरीके से लड़ें, अच्छी सीटें हासिल करें। सरकार किसकी बनेगी दिगर बात है, लेकिन हम रेस में रहें। और शुरू से लेकर आखिर तक मैंने जैसा कहा कि अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन हम लोग रेस में थे बराबर। कांग्रेस बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी, और इतनी ओवर कॉन्फिडेंट थी कि उन्होंने बग्गी किराए पर कर ली, जलेबियां तुलवानी शुरू कर दी। और कांग्रेस के साथ अक्सर होता है, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ अमित शाह जैसे रणनीतिकार हैं, लेकिन उनका कांग्रेस में अभाव है। क्योंकि यदि ऐसा होता तो बीजेपी को अंडर एस्टिमेट नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा अति आत्मविश्वास में थे कि जीते ही पड़े हैं। लेकिन हमने जमीन पर शिद्दत से, संजीदगी से काम किया,
और मुझे लगता है कि ये उसी रणनीति का और परिश्रम का परिणाम था। सर, हरियाणा के बाद में राजस्थान में आते हैं। राजस्थान के अंदर 7 सीटों पर उपचुनाव है। लोकसभा चुनाव के परिणाम साफ तौर पर आप देखिए बीजेपी के लिए बहुत बड़े, यहाँ पर चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो या अशोक गहलोत हो, उनमें एक अलग तरीके का जुनून है। अभी कल में आमतौर पर आप इस तरीके का बयान नहीं देते, गमछा वगैरह, मैं आपको काफी सालों से वॉच कर रहा हूँ। इस तरीके से आपको क्या लगता है उपचुनाव के अंदर ये जो तमाम चीजें ये नेता गए थे, वहां पर गए थे, इनका क्या कुछ असर रहा, और आप इस तरीके से बयान देने का क्या मतलब है? नहीं, मतलब तो खाली दो पार्टियां हैं, दोनों के विचार अलग अलग हैं, दोनों के संगठन अलग अलग हैं, दोनों के कार्यकर्ताओं का मिजाज अलग है। तो सामान्य तौर पर मुझे जब पूछा गया था तो हरियाणा का जीतना सबके लिए विस्मित करने वाला ही था, और अभी यहाँ उपचुनाव में तो उसकी चर्चा होती है। लेकिन कांग्रेस राजस्थान में लोकसभा की कुछ सीटें लेकर इतनी अति उत्साहित है कि वो उपचुनाव को अपना मान के बैठी है, हरियाणा को अपना मान के बैठी थी। यही लोग वहाँ प्रचार करने गए। तो मैंने एक सिंपल सा बयान दिया था कि जीतने के लिए जीत जो है वो कोई आकस्मिक नहीं होती है, जीत का अपना मायने होते हैं, जीत की अपनी तैयारी होती है। और इसलिए एक बार वो लोकसभा में कुछ सीटें जीत गए और आनंदित हो गए, तो मैंने कहा जो गमछा हिलाने से हरियाणा में से नहीं जीते वो, या अशोक गहलोत जी भी वहाँ एक रणनीतिकार के तौर पर बड़ी सलाह दे दी, वो रणनीतिकार के तौर पर गए थे। देखिए, वो तो मैंने उनको सलाह इसलिए दी थी कि कांग्रेस में भी पीढ़ी का हस्तांतरण नहीं हुआ, नई लीडरशिप आ नहीं रही, और इसलिए नहीं आ रही कि वो लोग जमे बैठे। तो मुझे लगता है कि सामान्य तौर पर मेरा एक सिंपल सा बयान था कि कांग्रेस की जो भी हालात हैं, उसके हालात का बड़ा कारण ये है कि जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपनी भूमिका सोच लेनी चाहिए, समय के हिसाब से नई पीढ़ी को रास्ता देना चाहिए, और उसी तरीके से गमछा कोई नीति का प्रतीक नहीं है। ठीक है, उससे लोगों का मनोरंजन हो सकता है। गमछा डांस, इसी ने मतलब लोकसभा चुनाव के अंदर इसी प्रचार प्रसार ने राजस्थान के अंदर कांग्रेस को 8 सीटें और इंडिया गठबंधन को 11 दिला दी। वो देखिए, मेरे ख्याल से वो एक खुशफहमी हो सकती है, लेकिन कोई स्थायी कारण नहीं हो। अच्छा सर, जब लोकसभा आप विधानसभा का चुनाव हारे तो उसके बाद में लोकसभा चुनाव की बारी आई, तो लोगों ने, ये आपके आसपास के लोगों ने, और इस बात को लेकर कयास लगाना शुरू किया कि साहब सतीश पूनिया जी अजमेर से चुनाव लड़ सकते हैं या जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ सकते हैं, और उसके बाद में लोकसभा की जो सीटें थी वो डिक्लेयर होगी, और उसके बाद में राज्यसभा की बारी आई। फिर आपका नाम आ गया कि नहीं, सतीश पूनिया को पार्टी है वो राज्यसभा से भी। आप खुद अपने आप को किस तौर पर देखते हैं कि मैं संगठन के लिए परफेक्ट हूं या संसद में जाकर रणनीति बना सकता हूं? ये जो तमाम चीजें चलती है उस पर आपका क्या कुछ रिएक्शन है? ये तो आप लोगों की मेहरबानी है कि हर अवसर पर मेरा नाम चला देते हो, तो मेरी कीमत बनी रहती है, मार्केट वैल्यू बनी रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जब जीवन की शुरुआत की थी 1992 में, जब विद्यार्थी परिषद से युवा मोर्चे में आया था, तो मेरे बारे में निर्णय पार्टी ने किया था। मुझे चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना ये पार्टी का निर्णय, मेरा निर्णय नहीं है। कब लड़ना, कहाँ लड़ना, किस भूमिका में लड़ना, जैसे आपने ही फरमाया कि आपको जब हरियाणा भेजा तो पार्टी का आदेश था, उसमें मैं कोई इनकार भी नहीं कर सकता था। मुझे तो स्वीकार करके काम करना था, अपना सर्वश्रेष्ठ देना था। तो मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ, मेरे बारे में जो निर्णय करेगी पार्टी करेगी, पार्टी जो निर्णय करेगी मैं उसको स्वीकार करूँगा। सर, आमिर का जब रिजल्ट आया था उसके बाद में आपने एक मैसेज किया था सोशल मीडिया अकाउंट से कि मतलब राजनीति को लेकर तमाम तरीके से, वो दिन और आज का दिन कितना बड़ा बदलाव हो गया? देखिए, कुछ चीज़ें व्यक्ति के जीवन में होती हैं। मैं इंसान हूँ तो मेरी अपनी इमोशंस हैं, और वो कैसा पल था उसके बाद में जब हरियाणा का रिजल्ट आया तो तमाम चीजें? देखिए, सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि ये मैं मानता हूँ कि मैं तो एक जज्बात वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन जूझने वाला व्यक्ति भी हूँ। जीवन को मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन से लेकर बहुत सारी प्रतिकूलताएं जीवन में देखी हैं, बहुत कठिन समय देखा है। पिताजी की असमय डेथ हो गई, बहुत मैं छोटा था, कॉलेज में था। बड़े भाई की डेथ हो गई। उस दौरान सारा पढ़ाई, सारा कुछ प्रतिकूलताओं के बीच में काम की जयपुर में अपने। आज मेरा उस तरीके से कोई नहीं कह सकता कि मेरा कोई आका है। मैं विशुद्ध संगठन का व्यक्ति हूँ और अपनी सेल्फ मेड व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं संगठन के मिजाज का व्यक्ति हूँ। चुनाव लड़ा तो पार्टी के आदेश से लड़ा। एक चुनाव 329 वोटों से हारा, दूसरा चुनाव उसी जुनून के साथ जीता कि चाहे आंधी चले तूफान चले, लेकिन जीतना जीते। जनता ने मैंडेट दे दिया। लेकिन मैं धरातल पर काम करने वाला आदमी हूँ और बहुत इनोवेटिव तरीके से काम करता हूँ। सदन की भूमिका से लेके ज़मीन की भूमिका तक देखेंगे तो मैं अपने आप को खरा पाता हूँ। ईमानदारी से पब्लिक के लिए काम किया, तो इसलिए वो मेरे इमोशंस मैं छुपाता नहीं हूँ, और उसमें कोई सियासत भी नहीं है। नहीं तो कोई बहुत चतुर राजनीतिज्ञ होता तो ऐसा नहीं करता। लेकिन मेरे को
उस परिणाम से थोड़ी निराशा जरूर हुई थी और मुझे अपेक्षा थी कि मेरे क्षेत्र की जनता, जिसमें मैंने 1500 करोड़ के काम किए, मैं बिना किसी जाति भेद के काम करता हूँ, हर सुख दुख में मैं भागीदार होता हूँ, मेरे पास अध्यक्ष की भूमिका थी, उसके बाद भी सदन में मुखरता से अपने क्षेत्र के लिए काम किया। तो कुल मिलाकर वो मेरे अपने इमोशन थे। आज जो आपका सवाल था कि उस दिन की हार के बाद आपका एक ट्वीट, तो वो ट्वीट तो मेरी कंप्लेंट थी मेरे कार्यकर्ताओं से, जनता से, जिन्हें मुझे मैंडेट नहीं दिया। तो मैंने सामान्य तौर पर उनसे माफ़ी मांग ली कि मैं अब वक्त नहीं दे पाऊंगा, मुझे पार्टी जो दूसरी भूमिका तय करेगी उसमें काम करूंगा, और पार्टी ने मुझे काम दे दिया। तो ये बात तो ठीक है कि वो दिन जो एक निराशा का दिन था और हरियाणा की जीत ये उत्कृष्ट आशा का दिन है। तो स्वाभाविक तौर पर व्यक्ति के सामान्य जीवन में जो बदलाव आते हैं, मैं उस ऊर्जा को महसूस कर सकता हूँ। और एक आपके इस रेफरेंस के लिए एक अच्छी बात आपको बताता हूँ कि 329 वोट की 13 की हार ने मुझे निराश किया था। हाँ। लेकिन वो कुछ घंटों की थी। 8 दिसंबर 2013 को मैं हारा था, 10 दिसंबर 2013 को मैदान में था और ये सोच के था कि कुछ भी हो जीतना है, और मैं जीता। जब जीता तो भी मैंने एक ट्वीट किया था, आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, आज इसको ऑडियंस भी देख रही होगी, कि जीवन में खून, पानी और जीत, इसका कोई विकल्प नहीं है। और इसलिए लोग कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, लेकिन सिकंदर कभी जीता नहीं था, पर एक जुमला बन गया। पर मुझे लगता है कि जीत जो होती है वो उत्साह देती है, आनंद देती है, ताकत देती है और काम करने की और प्रेरणा और एक दिशा देती है। तो हरियाणा की जीत ने मेरे को नहीं, मेरे जैसे असंख्य कार्यकर्ताओं को ऊर्जा दी है। सर, उपचुनाव है, उपचुनाव के अंदर सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो हनुमान बेनीवाल की सीट की हो रही है, कीमसर विधानसभा, जहां से जब से सीट बनी है उसके बाद में बीजेपी है वो एक बार भी चुनाव जीत नहीं पाई है। हनुमान बेनीवाल या उनके परिवार से कोई भी सदस्य होता है वो चुनाव जीतता है। इस बार आपको क्या लगता है कि उस सीट पर बीजेपी को कितना बड़ा चैलेंज है? एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल या उनकी जो पार्टी है वो, क्योंकि वो हनुमान बेनीवाल सीधे तौर पर सर यही कह रहे हैं कि साहब मेरी राजस्थान के अंदर कोई दुश्मन नंबर 1 पार्टी है तो बीजेपी है। मैं बहुत टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन 7 उपचुनाव हैं, उसमें एक सीट हमारी थी, हमारे एमएलए दिवंगत हो गए। 6 सीटों में से कांग्रेस और बाप की सीट थी। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, एक तो हरियाणा की जीत का असर सब सीटों पर है ही, स्वाभाविक तौर पर कार्यकर्ताओं में उत्साह, जनता में एक सकारात्मकता है। दूसरा, उस जगह कांग्रेस को या बाकी पार्टियों को काम करते हुए लोगों ने देखा है। हम 7 सीटों पर जीत के उद्देश्य से ही हमने उम्मीदवार खड़े किए, और उम्मीदवार अपेक्षाकृत जो मैं राजनीतिक, मेरा जो अपना सेंस है, अच्छे हैं, जीतने के योग्य हैं। हम इन 7 ही सीटों पर जीतने की रणनीति से काम करेंगे। पार्टी और सरकार, मुझे लगता है कम समय में बीजेपी की, भजनलाल जी की सरकार ने जो शुरुआत करी है, अच्छी शुरुआत है और एक भरोसा देने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि इन उपचुनाव में भी डबल इंजन की सरकार का असर इन 7 सीटों के मतदाताओं पर होगा और परिणाम सुखद ही होंगे हमारे लिए। खींवसर को लेकर सर क्या रणनीति होगी, खास तौर से उसे उस किले को भेजने के लिए? हम जीतने के लिए लड़ेंगे, और पिछली बार भी हमारे जो कैंडिडेट थे वो महज 2-2.5 हजार वोटों से आ रहे थे, तो वहाँ उम्मीद है पार्टी के लिए। अच्छा सर, आखिरी सवाल है कि आप अपने आप को भविष्य में किस भूमिका में देख रहे हैं पार्टी, क्योंकि जब हरियाणा की जीत हुई उसके बाद में तमाम तरीके से कयास लगाने साहब के सतीश पूनिया आने वाले समय के अंदर महासचिव बनेंगे, ये बनेंगे, और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से आप इसी तरीके से हर जगह सक्रिय होंगे और जाट चेहरे के तौर पर आपको प्रोजेक्ट किया जाएगा? देखिए सर, थोड़ा सा बता ही दीजिए सर, थोड़ा सा इसमें। जाति का तो अपना स्वाभिमान है कि सच्चाई भी है, ऐसी कौम में पैदा हुआ कि जो बहुत परिश्रम करती है, इस धरती को अन्नपूर्णा बनाती है। उसी किसान कौम का बेटा सीमा पर लड़ता है, इस देश की सेना को मजबूत करता है, सीमा की रक्षा करता है, देश की आंतरिक सुरक्षा करता है। तो जाति का अपना स्वाभिमान है, लेकिन राजनीति सभी जातियों को साथ लेकर चलने से सफल होती है। और मुझे लगता है कि आज के युग की मांग भी है कि अब मुझे लगता है कि जाति के मसले पीछे छूटने चाहिए। देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए, देश की तरक्की के लिए, राजस्थान की समग्रता के लिए और समाज की एकता और अखंडता के लिए ज़रूरी है कि हम जाति से ऊपर उठकर भी कुछ बात करें। हमेशा वोट की और जाति की जब बात होती है तो समाज कमज़ोर होता है। इसलिए मुझे पार्टी ने इसलिए तैयार किया, इस रूप में तैयार किया कि मैं सबको साथ लेके चलूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं उसमें सफल हुआ, मुझे एक संतोष है। जहाँ तक भूमिका का सवाल है, जो मैंने आपके हर सवाल के जवाब में ये कहा है कि मेरी भूमिका मैं तय नहीं करूँगा। व्यक्ति कभी खुद दूल्हा नहीं बनता है, उसके लिए चाहत तो जो
चाहत की भी अब कोई मुझे नहीं लगता कि मेरी अब वो कोई उत्कंठा इस तरीके की है। जो मैं इस पर कायम हूँ, लोगों को लगता होगा कि सियासी व्यक्ति है तो इसको लगता होगा ये कर ले वो कर ले। मुझे पार्टी ने बहुत मान सम्मान दिया। आज मैं आपके कैमरे के सामने इसलिए बैठा हूँ कि पार्टी ने मुझे इतना बड़ा बनाया है। तो जो पार्टी किसी सामान्य कार्यकर्ता को, एक सामान्य किसान के घर में पैदा हुए व्यक्ति को, बहुत चूरू जिले के छोटे से गाँव में आया, जयपुर में पढ़ाई के लिए आया, और पार्टी ने आज मुझे हरियाणा जैसे प्रदेश का प्रभारी बनाया, हम वहाँ जीते और पूरे देश में चर्चा हुई। मुझे लगता है कि हम जैसे सामान्य लोगों के लिए बहुत बड़ा है। पार्टी ने अब तक अच्छा किया है और मुझे लगता है कि आगे भी जो भूमिका देगी ईमानदारी से करेंगे। सर, जन्मदिन है आज आपका और रात से कल आप जोधपुर आए थे, जोधपुर में स्वागत हुआ। सुबह सुबह में अभी जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ उससे पहले बार कैसा जोश देख रहे हैं यहाँ? जैसा आपने एक्सपेक्टेशंस किया था उससे ज़्यादा, कम, क्या कुछ? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि मेरे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए पद प्रतिष्ठा से भी बड़ा कोई बात है, वो कार्यकर्ताओं का प्रेम है। और मैं चुनिंदा लोगों में हूँ, सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ कि बहुत ज़मीनी लोगों का प्यार मुझे मिलता है। और ये सिर्फ इसलिए कि विद्यार्थी परिषद के ज़माने से मैं गडरा रोड से लेके जब युवा मोर्चे में महामंत्री था तब तक गडरा रोड की विजिट कर चुका था। तो कुल मिलाकर पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं का जो प्रेम है वो मेरी ताकत है। मुझे लगता है यही प्रेम मुझे मेरे जन्मदिन को सार्थक करता है। आप सुन रहे थे सतीश पुनिया को। तमाम सवालों पर अपनी राय रखी। नमस्कार।